27 अप्रैल सन 1948 ग्राम मनोहारी, जिला अल्मोड़ा, माता देवकी के यहाँ एक संतान का जन्म होता है जिनका नाम हरीश रावत है। हरीश जी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं और जनमानस में इनकी छवि एक लोक नेता की है। तो मेरा पहला प्रश्न हरीश जी से ये है कि आप जब एक ग्राम प्रधान बने तो क्या आपने सोचा था कि कभी आपको प्रदेश का दायित्व संभालना पड़ेगा? यदि मैं ये कहूँ कि नहीं, ऐसा नहीं सोचा था, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मैं राजनीति में सुविचारित तरीके से गया था और विशेष तौर पर जब 1967 में मैंने स्टूडेंट एक्टिविस्ट के तौर पर यूनिवर्सिटी में काम करना शुरू किया, तो उस समय मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी नहीं थी कि मैं, या स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं नौकरी के अलावा कोई दूसरा सोचता। मगर कुछ साथियों के साथ बैठ करके सोच बनी, नहीं, राजनीति का काम करना है। फिर हालात घर के ठीक नहीं थे, गांव आया तो मैं एक स्कूल जिसमें मैंने जहाँ से जूनियर हाई स्कूल किया था उसको हाई स्कूल और इंटर कॉलेज बनाने के काम में जुट गया। उसी में गांव वालों ने ये तय किया कि मुझको प्रधान जी की मदद करनी चाहिए। मैं उप प्रधान बना, प्रधान ही नहीं बना। अच्छा। जिनके साथ उसका पर्चा काट दिया। उन्होंने कहा, हमारे चचा लगते थे, उन्होंने कहा बेटा तू बनता है तो मैं करता हूँ, नहीं तो मैं तो नहीं, मैं भी नहीं बनता प्रधान। उस समय आज कैसी मारामारी नहीं थी, उस समय लोग जो है लोग कहते थे तो आप हमारे प्रधान बनिए। तो उन्होंने उनसे कहा गांव वालों ने तुम प्रधान बनो, उन्होंने कहा ये वो उप प्रधान बनता है तो मैं बनता हूँ। मैं उप प्रधान का पर्चा लेने गया तो वहाँ पता चला कि प्रमुख का भी हो रहा है। तो मैंने यूँ मजाक में, किसी ने मुझसे पूछा भाई तुम कैसे आए, क्योंकि एक जवान से बच्चे को देख करके कुछ वरिष्ठ नेताओं ने कहा। मैंने कहा क्या हो रहा है यहाँ? उन्होंने कहा प्रमुखी का पर्चा। मैंने कहा मैं भी प्रमुखी का पर्चा भरने आया हूँ। तो हंसने लगे। तो मैंने ऐसी, किसी ने कह दिया वीडियो से कि भाई इनका भी पर्चा भर दीजिए। तो मैंने कहा भर दीजिए। तो वो चचा ने हमारे जो है मेरी मेंबरी का भी, उप प्रधानी का भी कटवाया और साथ साथ जो है प्रमुखी का पर्चा भी कटवा दिया। ब्लॉक प्रमुख। उस समय 30 साल की उम्र होती थी ब्लॉक प्रमुख की। इत्फाकन पता नहीं कैसे वो जो इलेक्टोरल रोल का हमारा हिस्सा था उसमें कुछ कीड़े ने काट दिया था। तो वो एक भ्रम ये रहा कि ये 30 साल पढ़ा जाए या इसको 23 साल पढ़ा जाए, क्योंकि 2 गायब था। आगे भी शून्य था, पीछे भी शून्य था। तो सब चीजें मैनुअल हुआ करती थी, इसलिए अच्छा किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, पर्चा कट गया, लड़ पड़ा। इलाके के लोग जुट गए क्योंकि मैं हाई स्कूल बनाने के काम में जुटा हुआ था। तो लोगों ने सपोर्ट कर दिया। मैं ब्लॉक प्रमुख हो गया। उस समय ब्लॉक प्रमुख हो गया तो उस उम्र में ब्लॉक प्रमुख नहीं होते थे, लोगों में क्यूरियोसिटी पैदा हो गई, कौन है ब्लॉक प्रमुख। और वो प्रदेश भी बड़ा था। उत्तर प्रदेश में आप सबसे युवा ब्लॉक प्रमुख रहे। उत्तर प्रदेश एक देश का बड़ा प्रदेश। उस समय इंदिरा जी का बड़ा जबरदस्त क्रेज था। यूनिवर्सिटी में भी जब हम पढ़ते थे तो इंदिरा जी को लेकर के आए थे, आमंत्रित किया था। बैंक नेशनलाइजेशन के वक्त में TN सिंह की गवर्नमेंट थी, राजनारायण उस समय इंदिरा जी के विरोध में ज़बरदस्त तरीके से वो करते थे। उन्होंने ऐलान कर दिया था यूनिवर्सिटी में घुसने नहीं देंगे। हम लोग लेकर के आ गए थे इंदिरा जी को। तो तब से इंदिरा जी के नज़दीक आ गए। नहीं, इंदिरा जी के नज़दीक आ गए। जब एरिया में आया, ब्लॉक प्रमुख बन गया, तो युवक कांग्रेस का जिला अध्यक्ष भी बना दिया गया। ब्लॉक प्रमुख आप क्या कांग्रेस के पद पे बने थे? ना, मैं कांग्रेस में रहते हुए बने थे या एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में? उस समय ये टिकट पार्टी का आधार पर नहीं था। मतलब आप एक सामाजिक कार्यकर्ता लेकिन मैं लड़ा था किसी बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस के नेता थे, उनके खिलाफ। ये एक रोचक। लेकिन मैं था कांग्रेसी प्रारंभ से। तो गिनती में आपकी कांग्रेसी रही है, मगर आप जिले में गिनती जो है कांग्रेस के ब्लॉक प्रमुख के रूप में हुई और फिर मुझे युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया।
फिर इत्तेफाक था हाँ हाँ कि कुछ साल काम करने के बाद फिर मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी चला गया। जी वहाँ से मैंने फिर LLB किया जी जी और LLB करते करते तब तक कांग्रेस बड़ी ख़राब स्थिति में आ गई 77 के अंदर। जी 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 फिर हम लोग क्या- संजय जी के साथ संघर्ष में जुट गए, जी, कांग्रेस जी। लाने के संघर्ष में। जी जी और इंदिरा जी के चमत्कारी व्यक्तित्व का प्रभाव था। 80 में टिकट मिला, जी लोकसभा में पहुंच गए। जी। तो तब से जो है, तो मैं जब को लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं कहता हूं भाई हम तो कांग्रेस की विचारधारा के बालिका वधू हैं, सेवा और विकास के लिए समर्पित हैं, क्योंकि हमने उसी के साथ शुरुआत की। एक बड़ा प्रश्न मेरे सामने ये है कि जब आपके परिवार में कोई राजनीति में नहीं था, जब आज एक युग आ चुका है कि विरासत के तौर पे जिनको राजनीति मिल रही है वही आगे बढ़ रहे हैं, तो ये आपके लिए एक चैलेंज, एक चुनौती नहीं था कि देखिए, अपने आप को देखिए मुझ जैसे साधारण व्यक्ति ऐसे को ऐसे लोगों की संख्या जी बहुत बड़ी है जी जो राजनीति में बिना किसी सहारे के आए, जी जी और सहारा उनके जो है पार्टी के ही वरिष्ठ लोग बने। हमको भी लोगों ने सहारा दिया तभी तो नहीं, यहाँ तक बढ़े। सहारा देना हाँ, एक हाँ, अलग हाँ, बात हाँ, है और लेकिन- राजनीतिक लेकिन- विरासत हाँ, देना हाँ, हाँ, ये दोनों वो परंपराओं में अंतर हमारी पृष्ठभूमि राजनीति की नहीं थी। नहीं थी। नहीं पिताजी आपके राजनीति से हाँ, कोई संबंध नहीं हाँ, रखते नहीं, थे, वो- सामाजिक कार्यों को छोड़ वो कांग्रेस के सपोर्टर थे, जी सामाजिक जैसा उस कार्यकर्ता समय ही। सभी लोग होते जी, थे। जी। लेकिन एक- और गांव के प्रधान थे, जी। वो जो रेवेन्यू वाले प्रधान जी, होते जी, हैं, जी, जी, जी। वो अंग्रेजों के समय से ही चले आ रहे थे, तो प्रधान थे जो है, मगर और ठेकेदारी का काम करते थे। तो हमारी कोई ऐसी बड़ी भारी पृष्ठभूमि नहीं थी, नहीं। और राजनीति से तो निश्चित तौर पर नहीं थी। अच्छा, एक प्रश्न ये है कि जब आप लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन लिए, उसके पहले की आपकी स्कूलिंग क्या वो भी उत्तर प्रदेश लखनऊ की ना, ही है ना, कि हाँ मैं रामनगर एक जो है जी हमारे उत्तराखंड। गांव से करीब 40-45 जी जी किलोमीटर दूर, जी। वहाँ मैंने स्कूल पढ़ा। स्कूलिंग मतलब आपके 10 बल्कि प्लस हाई स्कूल भी मैंने घर से बाहर ही अच्छा। से किया। उस समय हाई स्कूल भी नहीं था, फिर हमारे घर के पास में मिडिल स्कूल था, मिडिल घर के पास से किया। लखनऊ उस समय एक शिक्षा का केंद्र लखनऊ और इलाहाबाद हुआ करते थे, तो लखनऊ जाने का कोई विशेष प्रयोजन था या कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि आप लखनऊ में ही जाके एडमिशन ले लिए? वो ज़्यादा नज़दीक था और हमारे यहाँ के कुछ लोग वहाँ थे, जी तो मेरे मामा ने मैं इसको पढ़ाने के, उस समय तक मैंने अपने पिताजी को खो दिया था, ओहो तो मेरे मामा जी पढ़ाने के लिए आगे आए, तो उनको लगा कि इसको ये सहारा मिल जाएगा, जी। हमारे घर गांव के लोग हैं, जी। ये ज़रा सा देख लेंगे। मतलब आपके शैक्षिक योग्यता में मामा जी का एक हाँ, बहुत- उनका बहुत- शुभ बहुत- नाम बहुत- अगर आप बताएंगे दुर्गा तो सिंह लोग- रावत, कुंवर जी, सिंह रावत, जी, जी। वो लोग खुद बहुत पढ़े लिखे हाँ। नहीं, ऐसे नहीं थे, जी, जी। लेकिन उन्होंने जो है जी जो है मुझको पढ़ाया। जी। अच्छा, लखनऊ विश्वविद्यालय में उस समय राजनीति, क्योंकि जिस दशक में आप थे बिल्कुल। तो राजनीतिक ने कई रंग बदले, तो उस क्या समय- कभी उस समय राजनीति बड़ी चरम में थी, और उस जी। यूनिवर्सिटी के अंदर समाजवादी युवजन सभा, हाँ हाँ स्टूडेंट फेडरेशन, जी, हैं, जी। कम्युनिस्टों की, जी जी लेफ्ट मजबूत हुआ करती थी। इवन उस समय लाल किताब भी जो है माओ जी, की, जी, जी। वो भी हमारे हॉस्टल्स में बच्चे पढ़ा करते थे। और विद्यार्थी परिषद, ये स्टूडेंट कांग्रेस, जी। NHUI, युवक कांग्रेस, जी। ये सब फ्रंट थे। तो क्या आप और- विश्वविद्यालय में अपने हाँ, जीवन के दौरान कोई दायित्व लिया? मैंने दोनों तरीके के लोग संग, हम वामपंथी लोगों के साथ भी उनको बनाने में भी हमारी भूमिका रही। जी। लेटर ऑन जब मैं कांग्रेस के अंदर से जुड़े हम, जी। इंदिरा जी के बैंक राष्ट्रीयकरण के हाँ, नारे के हाँ, बाद जो है, जी, जी, जी। तो उस समय से कांग्रेस के फ्रंट को हमने सपोर्ट किया। तो इसका मतलब आपकी मित्रता एक तरीके से दक्षिणपंथी संगठनों में, वामपंथी संगठनों में मित्रता की बात मैं कर रहा हूँ, छात्र जीवन में हाँ, सबसे ना, सबसे मेरी अभी उस समय के पढ़े हुए हमारे साथ के लोग जो है जी। बड़े अच्छे पोजीशन में जी। हैं। इस समय 5-6 लोग तो मेंबर पार्लियामेंट हैं जी, और लोग जी। हैं। तो वो दोनों विचारधारा के लोग हैं, वामपंथी विचारधारा हाँ, के और सभी दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग। तरीके, यहाँ तक तो ये कि आपको घोर सरल समाजवादी भी हैं। अच्छा अच्छा।
समाजवादी कम कांग्रेसी भी हैं, अच्छा। वहाँ से कांग्रेस में आ गए जी, हैं। जी, जी। कम्युनिस्ट लोग भी हैं, सब तरीके के लोग हैं। अच्छा। और हम लोग अच्छी आपस में वो इंजॉय करते हैं। एक हाँ, एक अच्छा relation। स्वस्थ माहौल है, आपके स्वस्थ स्वभाव के मालिक हैं सारे लोग, और सबका आपस में सामंजस्य अच्छा है। देखिए, उस समय राजनीति की बात होती थी, सिद्धांतों की बात सिद्धांतों की बात होती Yeah। ये तो ओछापन नहीं था उस- वो ये बात नहीं थी, ये बात नहीं आज थी। की तरह- सैद्धांतिक विरोध होता था, पर्चे निकाल के होता था, दीवारों पे लिख करके होता बौद्धिक था, तरीके- नारे लगा बौद्धिक करके, तरीके। एक बौद्धिक तरीके से। उस समय बौद्धिक प्रशिक्षण भी होता था। हाँ, एक दूसरे के आज ऊपर थोपने वाली राजनीति आज नहीं है। ये बात नहीं है। उस समय बड़े नेता जो है हमारे हॉस्टल्स में आकर के जी। क्लास लेते थे, अपनी पार्टी की बात बताते थे। अच्छा, और एक मेरा प्रश्न ये है कि आपने फिर LLB किया लखनऊ विश्वविद्यालय से। दूसरी बात, मैं दूसरी- सेकेंड फेज में गया, सेकंड फेज। क्योंकि पहले फेज में जो है जी। मुझको घर वापस आना पड़ा। मेरी माँ बीमार थी वाह। और घर की परिस्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं थी, जी। तो मैं वापस आ गया। फिर थोड़ा जो पारिवारिक काम होते थे उसमें हाथ बटाया, थोड़ा पैसा जमा हुआ, फिर मैं LLB करने चला गया। अच्छा, माता जी से आपका जो संबंध रहा है जब आप शिक्षा लेते रहे हैं, तो उनकी इच्छा क्या थी कि मेरे हरीश बड़े होकर क्या बने, क्या चाहते थे? देखिए, माँ तो हमेशा बच्चे की खुशी में जी खुश होती जी है। और घर की पृष्ठभूमि ऐसी थी, भाई छोटे थे, तो माँ निश्चित तौर पर कहीं मन में ये चाहती थी कि ये कहीं नौकरी कर ले तो अच्छा है। हाँ? लेकिन मैंने आते ही कुछ और काम हाथ पे ले लिए हैं, मगर उसका आशीर्वाद जरूर रहा। माँ का आशीर्वाद, मतलब उनका सहयोग आपके हर कदम के साथ था। देखो, वो कहीं शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से ऐसी स्थिति में तो थी नहीं जी, जी, कि कुछ, लेकिन आशीर्वाद की ताकत तो थी। नैतिकता के आधार पे बात कर रहा हूँ। आशीर्वाद की उनका- ताकत थी। हाँ, आशीर्वाद उनका इस रूप में था कि जो आप कर रहे हैं वो सही है। हाँ, आशीर्वाद, मतलब अपेक्षाएं अलग हैं, लेकिन आशीर्वाद। ये वो कहती थी कि भाई ये जो करेगा ठीक करेगा। अच्छा, ये विश्वास उसी ने मुझमें पैदा किया, और मुझसे ये भी कहा, जो ठान लो फिर करो उसको, फिर करो उसको। अच्छा, एक प्रश्न और है मेरा आपसे कि विधि का छात्र बनने के कारण कोई विशेष कहीं आपका एक पक्ष ऐसा तो नहीं गया उस समय कि जब आपने सोचा हो कि मैं एक वकील के तौर पे अपने प्रोफेशन की शुरुआत करूंगा और वकालत करूंगा और इससे जीविकोपार्जन का। देखिए, उस समय जिले स्तर पर, उस स्तर पर जो लोग भी राजनीति करते थे, वो थोड़ा सा वकालत में भी दखल अंदाजी रखते थे। तो मुझे भी ये था कि इससे कुछ कमा भी लूँगा, हाँ? और हाँ, जो परंपरागत काम है ठेकेदारी का और खेती का, वो बहुत बड़ी ठेकेदारी नहीं थी। वैसे आज भी मेरे परिवार में बहुत बड़ी ठेकेदारी नहीं होती, हम वैसे ही हैं जैसे पहले थे, 50 साल पहले। लेकिन ये दो काम होते थे, तो मैंने सोचा थोड़ा मुझको लीग से हट करके करना चाहिए। बल्कि मैंने अपने छोटे भाई से कहा कि तुम थोड़ा सा बिजनेस करो। हमने एक सस्ते गले की दुकान खोल ली, तो वो घर को संभालने लग गया। तो मुझको जो है ये लगा कि अब घर के लिए नमक तेल का इंतज़ाम हो जा रहा है, तो मैं ये दूसरी तरफ चला गया। मैं राजनीति वाला हो गया। परिवार को लेके एक प्रश्न और है मेरा आपसे कि वो कौन सा दिन था जिस दिन आपकी माता जी आपके किसी क्रियाकलाप से सबसे ज़्यादा प्रसन्न थी? उनकी प्रसन्नता का जो एक पैमाने में वो ये ऐसा रहा हो कि हरीश जी ने ये किया। जब हाँ, जिस दिन 2 दिन याद है मुझको। जिस दिन मैं ब्लॉक प्रमुख बना, तो हमारे इलाके के सब बड़े लोग आए और उन्होंने कहा मेरी माँ से तेरा बेटा तो बड़ा हो गया, बड़ा आदमी बन गया है। अब मैं भी नहीं जानता था कि ये कोई बड़ा आदमी होता है, लेकिन माँ तो समझती नहीं थी, उन्हें समझा पता नहीं क्या हो गया। तो 1 आध महीने बाद मुझसे पूछा तो उसको कुछ तनख्वाह उनका भी मिलती है? मैंने कहा इसमें तो जो है घर से लगाना पड़ता है, तो मुझे चंदन देता है गाड़ी के लिए, बस में जाने का किराया वगैरह। और मैंने कहा यार ड्राइवर लोग जो है खुद ही वैसे ले जाते हैं गाड़ी में बिठा करके। तो बोले अच्छा। उसको थोड़ा सा
वो लगा, लेकिन उसने मुझे रोका नहीं। और दूसरी प्रसन्नता उसको तब हुई जब इंदिरा जी ने कहा कि मैं तुम्हारे बेटे को चुनाव लड़ाऊंगी। और हमारे गांव के पास में आई थी, रात के करीब 2:30 बजे पहुंची थी, कड़ाके की ठंड थी, उस ठंड में भी लोग उनको देखने के लिए आए थे। तो मैं जानता था, मैंने उनसे कहा ये मेरा गांव है, मेरी माँ आई है। उन्होंने कहा मिलाओ। तो जब मैं मिलाने ले गया माँ को, मेरी माँ हिंदी नहीं समझती थी और इंदिरा जी पहाड़ी नहीं समझती थी, लेकिन दोनों के बीच में संवाद हो गया। तो माँ ने कुछ अपने भाषा शब्दों में कहा कि मेरा लड़का तो तुमको ही मानता है, तुम ही इसकी माँ जैसी हो। और उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लड़के को चुनाव लड़ाऊंगी। वो समझी नहीं समझी उनकी बात को या मैं नहीं जानता, लेकिन तो मेरी माँ बड़ी प्रसन्न हुई। हाँ, बोली। हालांकि इंदिरा जी की शख्सियत इतनी बड़ी थी उस समय, उसको ये मालूम नहीं था, उनकी शख्सियत की पहचान उन्हें थी। उसका आपको क्या दायित्व मिल रहा है या क्या इंदिरा जी की तरफ से उपहार स्वरूप क्या मिल रहा है, वो उनको वो नहीं जानता। उसका सीधेपन के नाते वो ये भी नहीं स्वभाव के जानता, वो ये भी नहीं समझती थी कि किस चीज़ की चुनाव लड़ाएंगे। और वो तो उस समय तक मैं भी नहीं जानता था कि मुझको इसका, मैं समझता था ज़्यादा से ज़्यादा जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, MLA बना देंगे, लेकिन मुझे डायरेक्ट MP बना देंगे ये तो मुझे भी मालूम नहीं था। अच्छा, अब राजनीति जैसे शुरू होती है आपकी कांग्रेस में, जब आप एक चुने हुए MLA के रूप में प्रदेश MP सॉरी, एक चुने हुए सांसद के रूप में आप लोकसभा में आते हैं, तो आपका जो पहला प्रभाव सांसदों के बीच में पड़ता है या जो मन में ख्याल आता है कि हम ऐसी कौन कौन सी चीज़ें करेंगे कि जिससे कुछ बदलाव आएगा, जो लीक से हटके होगा, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, पहली बात तो हमसे इंदिरा जी ने कही कि भाई तुम आ तो गए हो, हाँ, एक तो पढ़ो, उसके लिए लाइब्रेरी है, और दूसरा लोकसभा में बैठो, और तीसरा जनता के सवालों पर बात करो। और हमने उसी को मंत्रवादी समझा, और मैंने आने के 2 ही महीने में पार्लियामेंट में मुंह खोल दिया था। बहुत बढ़िया। हाँ, तो उसको उस समय के हिसाब से, आज तो घर से ही जो है अभिमन्यु बन करके राजनीति में आ रहे हैं, लेकिन उस समय के हिसाब से हमारी जैसी पृष्ठभूमि के लोगों को, जिनके पास उस समय अच्छे कपड़े भी नहीं थे, तो उनके लिए बड़ी बात थी। हम पैदल चलने वाले सांसदों में से थे, और हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी पृष्ठभूमि भी नहीं थी, लेकिन संकोच नहीं था कि किनके बीच में बैठे हुए हैं। और सौभाग्य से उस समय हिंदुस्तान के सभी प्रखर व्यक्तित्व, अटल बिहारी वाजपेयी जी, चौधरी चरण सिंह जी, बाबू जगजीवन राम जी, चौहान साहब, से तात्पर्य राजनारायण जी, हाँ, राजनारायण जी, इंद्रजीत गुप्ता जी, सोमनाथ चटर्जी साहब, और सो मैनी, मतलब हिंदुस्तान की जॉर्ज फर्नांडीज, राजनीति के सारे प्रखरतम व्यक्तित्व जो हैं, सब जो है, सारे प्रखरतम व्यक्तित्व जो है उस समय संसद में थे। हम लोग बैठ के बात करेंगे। तो ये रुकते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। हरीश जी से आ जाओ, जारी रहेगा, मिलते हैं।